वेलकम, गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज नेचुरल साइंस यूनिट 4। यानी कि यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे नेचुरल साइंस में इकाई 4 को दोहराएंगे। ऑलरेडी सारी चीज़ें हम लोगों की फिनिश हो चुकी हैं, रिवीजन सेशन चल रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि कह सकते हैं कि किस चीज़ को हम लोग रिवाइज करेंगे दोबारा से, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, यानी कि हिंदी में अगर हम कहें इसको तो मिश्रणों का पृथक्करण किस तरीके से किया जाता है, कौन सी विधियाँ हो जाती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो हमारा है एटम एंड मॉलिक्यूल, यानी कि परमाणु एवं अणुओं के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं उनको आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। सबसे फर्स्टली हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की, यानी कि मिश्रणों का पृथक्करण किस तरीके से किया जाता है। तो उसकी बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन सी वो विधियाँ हैं जिसके द्वारा जो मिश्रण होते हैं, यानी कि जो भी मिक्सचर्स होते हैं उनको किस तरीके से अलग किया जाता है, यानी कि उसको पृथक किया जाता है, सेपरेट किया जाता है मिक्सचर से, या जिस भी तरीके से चीज़ें हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से जो मेथड्स की बात करेंगे, यहाँ पे किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स हो रहे हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स के जो मेथड है उन पे हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट है आपका क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण जिसको कहा जाता है, या क्रिस्टलन जिसको कहेंगे, और दूसरा हमारा आता है आसवन जिसको कहेंगे हम डिस्टिलेशन जिसको कहा जाएगा इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें। तो इन दोनों को भी डायग्राम चीज़ों को समझेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का जो सेशन है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की हम लोग बात करते हैं, यानी कि मिश्रणों का पृथक्करण की जो फर्स्ट मेथड हो जाएगा, यानी कि जो पहली विधि हो जाएगी उस तरीके से किस तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्रिस्टलन, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें उपस्थित अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ गर्म करके फनल द्वारा छान लिया जाता है। इसके पश्चात ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है और जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो मात्र द्रव में घुल जाती हैं। कहने का क्या मतलब हो जाता है, जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्रिस्टलन की, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड की जब हम लोग बात करते हैं, ये एक तरीका होता है जो भी अशुद्धि है या कह सकते हैं जो भी ठोस पदार्थ या जिस भी तरीके का मिश्रण है उसको अलग करने में इसका यूज़ किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन का। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी मिश्रण है या ठोस है या जिस भी तरीके का जो भी मिक्सचर है उसको क्या करते हैं हम विलायक के साथ गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या होता है, उसको छान लिया जाता है। छानने से उस समय क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जब हम ठंडा करेंगे तो उसमें जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ठंडा करने के पश्चात शुद्ध पदार्थ जो होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में, छोटे छोटे क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में इस तरीके से कणों के फॉर्म में आ जाता है, और जो अशुद्धियाँ होती हैं यानी कि जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो क्या हो जाता है, मात्र द्रव में घुल जाती है, यानी कि इसी तरीके से। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये प्रोसेस करने से हमें क्या हो जाता है कि हम यहाँ पे अशुद्धियों को, यानी कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिसके द्वारा हम जो भी ठोस या सॉलिड की बात करते हैं, जो भी वैसे मिक्सचर्स होते हैं उनको हम इस विधि से सेपरेट कर सकते हैं और किया जाता है। तो ये एक बात हो जाती है जब हम बात करते हैं मिश्रणों की। यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में आप चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे स्टेज 1 स्टेज 2 दिया गया है। यहाँ पे चीज़ों को या मिक्सचर है जो भी उसको गर्म किया जा रहा है, फिर उसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, यानी कि स्टेन कर लिया जाता है, छान लिया जाता है, और उससे क्या हो जाता है आपका उसको जब ठंडा करते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में जो पदार्थ है वो आ जाता है, और जो भी अशुद्धियाँ या इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो द्रव के साथ बह जाती हैं या उसी में चली जाती हैं। तो ये एक बात हो जाती है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा क्लियरली। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, यानी कि जब हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा मेथड है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो नेक्स्ट मेथड हो जाता है जब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की, तो है आपका आसवन, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यानी कि डिस्टिलेशन जिसको कहा जाता है। बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने वाली क्या हो जाती है कि ये जो मेथड है, यानी कि आसवन या हम डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या हो जाता है कि ये लिक्विड में ही किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जब दो द्रवों के बीच में हम चीज़ें करते हैं तो उन दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट उनका होता है, यानी कि दोनों के जो भी लिक्विड हैं उनके क्वथनांकों में अंतर होना चाहिए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं किस तरह से क्या चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है इसके द्वारा। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उन्हें मिश्रण को इस विधि से
पृथक किया जाता है। यानी कि क्या कह सकते हैं, दोनों जो लिक्विड हम ले रहे हैं उन दोनों का क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है, तो तब ये चीज़ की जाती है। इस विधि में द्रव को वाष्प में कह सकते हैं कि परिणत कर किसी दूसरे स्थान में भेजा जाता है। यानी जो लिक्विड है उसको क्या करते हैं, हम वेपोरेट करते हैं, वाष्प के रूप में दूसरे जगह पे कह सकते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं। और फिर उसको बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पे दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या हो जाती है, यहाँ पे वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे बाद उसका हो जाता है संघनन यानी कि कंडेंसेशन। यानी कि एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को इवेपोरेट करके दूसरे जगह स्थानांतरित कर रहे हैं, फिर वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे उसको क्या किया जाएगा, संघनन किया जाता है। यानी कि उसको फिर ठंडा होके क्या हो जाएगा कि कंडेंस होके फिर वो लिक्विड में ही बदल जाता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इस विधि में द्रव को वाष्प में परिणत कर किसी दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जहाँ से ठंडा करके पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। इस प्रक्रिया में पहला प्रक्रम जो हो जाता है, यानी कि इस प्रोसेस की जब हम लोग बात करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप हो जाता है आपका वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन हो जाता है, और दूसरा जो हो जाता है वो संघनन यानी कि कंडेंसेशन का हो जाता है। एक बार हम क्या कर रहे हैं, उसको वाष्प में परिवर्तित कर रहे हैं, फिर उसको स्थानांतरित करें, फिर दूसरी जगह पे क्या हो जाएगा, उसको संघनन के द्वारा यानी कि कंडेंस करके उसको ठंडा करके फिर हम उसको द्रव में ही परिवर्तित कर ले रहे हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाती हैं जब भी हम लोग बात करते हैं डिस्टिलेशन की, आसवन विधि की। अब उसको देख लेते हैं किस तरीके से डायग्राम के थ्रू चीज़ें आपको दिख रहा होगा। डायग्राम देखिए, आसवन यानी कि डिस्टिलेशन की जब हम लोग बात करते हैं, किस तरीके से लिक्विड को हीट किया जा रहा है, फिर वो वाष्प में परिवर्तित होगा और फिर उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उसके बाद वाटर ड्रॉप्स आपको दिख रहा होगा, ट्रांसफ़र हो रहा है। कुछ टाइम बाद क्या चीज़ हो जाए, उसी को संघनन के द्वारा यानी कि कंडेंसेशन के द्वारा ठंडा होकर फिर से वो लिक्विड में बदल जाता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है डिस्टिलेशन। प्योर वाटर जो इसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पूरा डायग्राम के फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं किस तरह से क्या हो जाता है। तो ये एक बात हो जाती है। तो अभी जो हम लोगों ने बात की सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स जो टॉपिक था उसको डिस्कस किया, उसमें जो मुख्यतः दो तरीके की चीज़ें थी, क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा था आपका डिस्टिलेशन। यानी कि पहला क्या था, क्रिस्टलन, और दूसरा हमने आसवन विधि को विद डायग्राम चीज़ों को समझा किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो ये एक बात हो जाता है, ये यहाँ पे एक टॉपिक होता है हमारा। दूसरा यहीं पे हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परमाणु एवं अणु यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्नाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव या पदार्थों को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होगा। कहने का क्या मतलब, कोई भी सब्सटेंस है उसको हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे या फोड़ते जाएंगे जिस भी तरीके से, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता जाएगा। एक लिमिट ऐसी आएगी यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा, वो सीमा आएगी जब वो पार्टिकल अविभाज्य होगा, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहा। अब इस तरीके से क्या चीज़ है, वो सीमा जिसपे वो पदार्थ जो है या वो कण जो है वो विभाजित नहीं हो सकता, वो सूक्ष्मतम कण, वो सबसे छोटा जो कण हो जाएगा, उसको उन्होंने क्या कहा, परमाणु का नाम दिया। यानी कि परमाणु आप कह सकते हैं कि एटम का नाम दिया। जैसे कि हम बात करते हैं अगर साइंस में, तो जो हमारा सेल होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो जाता है बिल्कुल बेसिक, उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं। कोई भी सब्सटेंस बना हुआ होता है, कोई भी पदार्थ होता है, तो वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो जाती हैं। अभी हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्या क्या एटम एंड मॉलिक्यूल दोनों चीज़ें ही क्या होती हैं, या दोनों में क्या डिफरेंस है, या दोनों क्या चीज़ें होती हैं, उसको भी हम लोग विस्तार से चीज़ों को पढ़ेंगे किस तरह से क्या है। सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। वैज्ञानिक किस तरीके से, काफ़ी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड बताई और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज पता चली। नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका रासायनिक संयोग के नियम, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसको हम लोग देखते हैं किस तरह से क्या चीज़ें हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं रासायनिक संयोग के नियम, तो इसमें बेसिकली दो तरीके की चीज़ें प्रतिपादित की गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। वो क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें जो आता है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि जब रासायनिक परिवर्तन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो संपन्न होता है, तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, तो ये एक चीज़ हो जाती है। और उसी के साथ दूसरा जो है स्थिर अनुपात का नियम, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्थिर अनुपात का नियम। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर
कह सकते हैं कि प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात जो है वो स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसमें दो नियम प्रतिपादित हुए। पहला चीज़ क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा हो जाता है स्थिर अनुपात का नियम। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं कि यौगिक द्रव में एग्जाम्पल के तौर पर किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यौगिक जो हो जाएगा आपका, इसके पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर में क्या डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे हम बार बार बात कर रहे हैं हम लोग कंपाउंड की, यानी कि यौगिकों की हम लोग बात कर रहे हैं। आपको पता है दो या दो से अधिक चीज़ों से, तो एटलीस्ट दो चीज़ें तो होती हैं, तो कंपाउंड आपका कहलाता है। यौगिक एक का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे वाटर की हम लोग बात करें, H2O दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, स्रोत यानी कि सोर्स कहीं से भी वो लिया गया हो। इसी प्रकार यदि हम कह सकते हैं कि बात करें और भी चीज़ों की, तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसी प्रकार यदि यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाती हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के द्वारा या कह सकते हैं कि उपरोक्त उदाहरण से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है, जिसकी हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत, यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, ये तीनों ही चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, मिक्सचर्स हो गया, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने बात की थी, सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है जिसको परमाणु कहा गया, तो परमाणु से बना है। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना किस तरीके से की जा सकती है, कुछ पॉइंट के थ्रू हम चीज़ों को समझ सकते हैं, जो चीज़ें उन्होंने बताई, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं, कुछ पॉइंट के चीज़ों के थ्रू हम लोग। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जिसमें आता है कि सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी कि जो सूक्ष्मतम कण जो हमारा कह सकते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो सेल से ही चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं जो परमाणु है वो जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, उसी से सारे द्रव्य जो होते हैं, यानी कि जो भी मैटर्स होंगे या कह सकते हैं कोई भी पदार्थ है, सब्सटेंस है, जो भी चीज़ें, सभी द्रव परमाणुओं से ही निर्मित होते हैं। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा। दूसरा, जब हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो क्या चीज़ आ जाती है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं, यानी कि डिविजिबल नहीं होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो कह सकते हैं इस तरीके से सृजित होते हैं और न ही उसका विनाश होता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो परमाणु है अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, और वो रासायनिक अभिक्रिया में ना ही किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं या उसमें सृजन यानी कि उनमें की उत्पत्ति होती है या मतलब या लाए जा सकते हैं, और ना ही उनका विनाश होता है, यानी कि डिस्ट्रॉय भी नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं कि जब हम परमाणुओं की बात करते हैं तो द्रव्यमान यानी कि मास और रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज इस तरीके से हम कह सकते हैं वो समान होते हैं। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान जो होंगे एवं जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो भिन्न भिन्न यानी कि डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट आता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं, यानी कि कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं, यानी कि जो नंबर्स कह सकते हैं, जो टाइप्स होगा वो क्या हो जाता है आपका निश्चित हो जाते हैं, कह सकते हैं इस तरीके से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ 5 से 6 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने देखा कि डाल्टन्स का जो सिद्धांत है किस तरीके से क्या उन्होंने बताई चीज़ों को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें, चूँकि हमारा चैप्टर या जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक जो हमारा है वो एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, तो उसी चीज़ को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है हेडिंग जो आप देख रहे होंगे या सब हेडिंग की बात करें हम लोग, तो परमाणु क्या होता है, यानी कि जब हम एटम्स की बात करते हैं तो क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, व्हाट इज एटम। सभी
द्रवों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल जो यूनिट कह सकते हैं वो एटम होता है। परमाणु बड़े होते हैं, कितने बड़े होते हैं, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसको हम लोग बात करेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं, पॉइंट्स के फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं परमाणुओं की, इसके पहले भी हम लोग प्रीवियसली चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि जो परमाणु की जब हम लोग बात करते हैं तो वो सब उसकी सीमा इतनी होती है कि फिर वो अविभाज्य कण होता है सबसे छोटा, यानी कि वो डिविजिबल नहीं होता है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, सबसे सूक्ष्मतम होता है। तो ये एक चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लाखों परमाणुओं को जब हम एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी पर बन पाएगी। तो यानी कहने का मतलब हम कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से एटम और पेपर में इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। तो ये एक बात यहाँ पे कह रहे हैं कि लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से, तब भी बहुत दिक्कत, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इजीली, बहुत आराम से, बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक जो शीट हो जाती है बहुत पतली सी ये होती है जितनी मोटी बन पाएगी। तो ये एक बात हो जाती है कि किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर यानी कि एनएम यहाँ पे दिया हुआ, इसमें मापा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर, यानी कि एनएम दिया हुआ है। और 1 मीटर जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाता है, 10⁹ nm, यानी कि नैनोमीटर के बराबर होता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है जब हम लोग बात करते हैं परमाणुओं की। त्रिज्या कह रहे हैं यानी कि रेडियाई की बात हो रही है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस तरीके से कि सापेक्ष आकार, यानी कि त्रिज्या मीटर में, यानी कि जो डायमीटर है या डायमीटर का हाफ क्या हो जाता है आपका रेडियाई जो है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियाई मीटर में, और उदाहरण के तौर पे एग्जांपल किस तरीके से क्या चीज़ें दी, जैसे कि फर्स्ट आपका दिया 10⁻⁻10 दिया हाइड्रोजन परमाणु, 10⁻⁹ दिया है जल के अणु, 10⁻8 दिया हुआ हीमोग्लोबिन के जो अणु हो जाएंगे, फिर 10 यहाँ पे दिया हुआ -4 यानी कि रेत के कण जो हो जाते हैं, फिर 10⁻⁻2 दिया हुआ है चींटियाँ हो जाती हैं, और 10⁻⁻1 दिया हो जो कि तरबूज का बीज, इस तरीके से। तो कुछ ही एग्जाम्पल हो जाते हैं यहाँ पे जो कि दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। परमाणुओं के आधुनिक प्रतीकों की जब हम लोग बात करते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें हो जाती हैं सिंबल के फॉर्म में, या जो भी एटम्स की जब हम लोग बात करते हैं तो देखेंगे डाल्टन ने ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। यानी कि इस तरीके से इन्होंने फर्स्ट टाइम चीज़ों को बताया कि किस तरीके से सिंबलाइज फॉर्म में चीज़ों को समझा जा सके या वो उसकी डिटेल दे सके। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, यानी कि एक सर्टेन, हम कह सकते हैं कि उसको जो चीज़ें उसके बारे में बताता था। अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था, यानी कि एक एटम को बताता था। बर्जलियन ने तत्वों के ऐसे तत्वों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था। तो ये चीज़ एक बात हो जाती है कि किस तरह से क्या चीज़ें बताई गई। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें हो जाती हैं। डाल्टन्स के सुझाव, अब कह सकते हैं कि किस तरीके से डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक उन्होंने जो बताए थे वो इस तरीके से आपको स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही होंगी। सर्कल बना है, बीच में डॉट दिया हुआ आपका हाइड्रोजन का सिंबल है। दूसरा हम देख सकते हैं फॉस्फोरस का सिंबल किस तरीके से सर्किल बना के इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कॉपर है, आपको देख रहे होंगे सी दिया। गोल्ड को किस तरीके से बीच में जी दिया है और डॉट डॉट के फॉर्म में दिए हैं। फिर कार्बन को सर्किल से, सल्फर को सर्किल में प्लस कर दिया गया है। फिर शीशा जो है हमारा लेड, प्लेटिनम को पी, ऑक्सीजन को पूरा सर्कल आप देख रहे होंगे पूरा गोला है। इसी तरीके से आई से आयरन, फिर यहाँ पे सिल्वर जो है वो एस, और पारा जिसको हम कह सकते हैं मरकरी नहीं सॉरी मतलब इस तरीके से हम यानी मतलब मरकरी यहाँ पे हो जाता है पारा, जिसको पारद भी कहा जाता है या Hg जिसको कहते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ये सारे सिंबल्स हैं डाल्टन्स ने उस समय जो चीज़ें यूज़ की जाती थी। यानी कि इस सिंबल से पता चलता था कि ये हाइड्रोजन है, इस सिंबल से फॉस्फोरस है, कार्बन है तो उसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता था, या गोल्ड का ये जो सिंबल है किसी को रिप्रेजेंट करता था, गोल्ड को रिप्रेजेंट करता था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं।
तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सिंबल्स के द्वारा चीज़ों को बताया जा रहा था, या जो सिंबल्स थे वो डिनोट कर रहे थे कि वो क्या है या कौन सा सब्सटेंस है। इस तरीके से प्रारंभ में तत्वों के नामों की जो कह सकते हैं उत्पत्ति व्युत्पत्ति या उन स्थानों से की गई जहाँ पे वे सर्वप्रथम पाए गए, यानी कि फर्स्टली जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए या पाए गए उनके नाम से दिया जाने लगा। फिर कह सकते हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पर कॉपर जो है, वो कॉपर का नाम जो है साइप्रस यानी कि CYPRUS साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, जैसे कि हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग बात करें गोल्ड की, यानी कि स्वर्ण का नाम जो है अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। तो इस तरीके से कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने बात की यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, और डाल्टन्स लॉ भी हम लोग पढ़ रहे थे किस तरह से क्या चीज़ें हैं, या एटम के बारे में हम लोगों ने देखा कि जो सूक्ष्मतम कण होता है वो कहलाता है आपका परमाणु यानी कि एटम। बाकी का जो है हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।